एप्लीकेशंस ऑफ सरफेस टेंशन। सरफेस टेंशन के एप्लीकेशन डेली लाइफ में कहाँ पे है ये हम बात करना चाहते हैं। तो मैं यहाँ दो को कंपेयर करता हूँ, वाटर और आपका मरकरी ना, दोनों अपोजिट है। वाटर का एंगल ऑफ कांटेक्ट 90 डिग्री से छोटा है और मरकरी का एंगल ऑफ कांटेक्ट 90 डिग्री से बड़ा है। ये सरफेस को वेट करता है वाटर, जबकि मरकरी सरफेस को वेट नहीं करता। तो ये दो प्रॉपर्टी का हम यूज करते हैं इन डिटर्जेंट्स एंड वाटर रिपेलेंट है ना में। तो वेटिंग प्रॉपर्टी इज मेड यूज ऑफ इन डिटर्जेंट्स एंड वाटर प्रूफिंग। डिटर्जेंट हम कैसा चाहेंगे, जो सरफेस को वेट करे, और वाटर प्रूफिंग में हम कैसी प्रॉपर्टी चाहेंगे, जिसमें आपका मरकरी जैसा प्रॉपर्टी हो जो सरफेस को वेट ना करे। वाटर प्रूफ का मतलब ये होगा, रेनकोट मतलब जो सरफेस को वेट ना करे। तो यहाँ पे हम बोल रहे हैं व्हेन डिटर्जेंट, डिटर्जेंट मतलब जो वाटर है ना जैसी प्रॉपर्टी होल्ड करे, मतलब सरफेस को वेट करे, मतलब एंगल ऑफ कांटेक्ट कम होना चाहिए इसका। और यहाँ पे हम बोले मटेरियल्स आर एडेड टू लिक्विड्स व्हेन डिटर्जेंट मटेरियल्स आर एडेड टू लिक्विड एंगल ऑफ कांटेक्ट डिक्रीजेस। ये आपको याद रखना है, ये जो एंगल होता है ये घटता है क्योंकि वाटर का एंगल एक्यूट एंगल कम होता है और मरकरी केस में एंगल ज्यादा होता है। तो मरकरी वाटर रिपेलेंट में, वाटर प्रूफिंग एजेंट में एंगल ऑफ कांटेक्ट बढ़ेगा एंड हेंस वेटेबिलिटी इंक्रीजेस ना। एंगल ऑफ कांटेक्ट घटेगा मतलब वेटेबिलिटी बढ़ेगा। क्यों? क्योंकि वो वाटर जैसी प्रॉपर्टी होल्ड करेगा। सिमिलर वे में जब वाटर प्रूफिंग मटेरियल की बात हो रही है, व्हेन वाटर प्रूफिंग मटेरियल इज एडेड टू फैब्रिक इट इंक्रीजेस एंगल ऑफ कांटेक्ट। तो यहाँ पे एंगल बढ़ेगा क्योंकि मरकरी केस में एंगल जो होता है वो 90 डिग्री से बड़ा होता है, तो एंगल ऑफ कांटेक्ट बढ़ेगा, मेकिंग फैब्रिक वाटर रिपेलेंट। तो वो मरकरी जैसा जो सरफेस को वेट नहीं करेगा। तो आपको बस दो याद रखना है, डिटर्जेंट मतलब जो सरफेस को वेट करे, मतलब वाटर जैसी प्रॉपर्टी। तो जब हमने डिटर्जेंट जब ऐड किया तो वेटेबिलिटी बढ़ी, मतलब एंगल ऑफ कांटेक्ट घटा। और सिमिलर वे में अगर वाटर प्रूफिंग मटेरियल में हम बात करें तो उस केस में वाटर प्रूफिंग मटेरियल जब ऐड किया जाएगा तो उस लिक्विड का एंगल ऑफ कांटेक्ट बढ़ेगा मरकरी जैसे 90 डिग्री से ज़्यादा। तो उस केस में वेटेबिलिटी उसकी घटेगी, मतलब वो वाटर रिपेलेंट हो जाएगा, मेकिंग फैब्रिक वाटर रिपेलेंट। तो ये डेली लाइफ में इन दो जगह पे ये यूज होता है, एक है मेरे डिटर्जेंट्स में और एक है मेरा वाटर प्रूफिंग मटेरियल बनाने के लिए। नेक्स्ट हम बात करते हैं जो एंटीसेप्टिक्स है। जैसे आपको जब घाव हो जाता है ना, तो आप यहाँ पे एक एंटीसेप्टिक लगाते हैं और एंटीसेप्टिक की प्रॉपर्टी क्या है, उसका सरफेस टेंशन कम होता है, जिसके वजह से वो है ना एक ग्लोब्यूल नहीं बना पाता मरकरी जैसे, वो स्प्रेड करता है ना। और स्प्रेड करता है, स्प्रेड करने के कारण लो सरफेस टेंशन के कारण ये स्प्रेड करेगा ऊंड पे। और जब ऊंड पे ना जब स्प्रेड करेगा तो बाहर से कोई एक्सटर्नल है ना लेट से उस ऊंड को एंटर नहीं कर पाएगा और ब्लड क्लॉटिंग नहीं हो पाएगी। तो इसीलिए एंटीसेप्टिक डाला जाता है ड्यू टू इट्स लो सरफेस टेंशन प्रॉपर्टी। तो यहाँ बोल रहे हैं एंटीसेप्टिक्स हैव लो वैल्यू ऑफ सरफेस टेंशन। ये आपको याद रखना है, एंटीसेप्टिक्स का ना सरफेस टेंशन कम होता है, लो सरफेस टेंशन। लो वैल्यू ऑफ सरफेस टेंशन प्रिवेंट्स फॉर्मेशन ऑफ ड्रॉप्स, जिसकी मैं बात कर रहा हूँ ब्लड क्लॉट्स, दैट मे अदरवाइज ब्लॉक द एंट्रेंस टू स्किन और अ वुंड। जो है ना एक्सटर्नल लेट्स से फैक्टर्स को उस ऊन या है ना उस डर्ट पार्टिकल्स को उस ऊन में एंटर करने से रोकता है। ड्यू टू लो सरफेस टेंशन एंटीसेप्टिक स्प्रेड प्रॉपर्ली। तो इस लो सरफेस टेंशन के वजह से ये जो एंटीसेप्टिक्स है ये स्प्रेड कर जाता है उस वुंड पे है ना ओवर द वुंड। लुब्रिकेटिंग ऑयल्स एंड पेंट्स आल्सो हैव लो सरफेस टेंशन सो दैट दे कैन स्प्रेड प्रॉपर्ली। अगर हम बात करें, अगर आप पेंट करना चाहते हैं दीवार पे, तो आप कैसा पेंट चाहेंगे, जो लगाने पे स्प्रेड करे, मतलब जिसका सरफेस टेंशन कम हो, मतलब जो कम क्लॉटिंग करे। तो लुब्रिकेटिंग ऑयल्स और पेंट्स की भी प्रॉपर्टी कुछ ऐसी बोली गई है। तो लुब्रिकेटिंग ऑयल्स एंड पेंट्स आल्सो हैव लो सरफेस टेंशन सो दैट दे कैन स्प्रेड प्रॉपर्ली। जैसे आपका एंटीसेप्टिक्स है ना का सरफेस टेंशन कम है, जिसकी वजह से वो स्प्रेड कर जाता है। नेक्स्ट है सरफेस टेंशन ऑफ ऑल लुब्रिकेटिंग ऑयल्स एंड पेंट्स इज केप्ट लो सो दैट दे स्प्रेड ओवर लार्ज एरिया। आपने इतना सा लगाया और वो ज्यादा स्प्रेड कर गया, तो
ये आपका पेंट इफेक्टिव हुआ ना, आपका जो कॉस्टिंग है वो बच गया। अगर लेट से वो इतना लगाते और ऐसे अगर ज़्यादा एरिया में स्प्रेड नहीं करता तो हमारा पेंट का कॉस्ट बढ़ता। तो इसी प्रॉपर्टी का यूज़ किया जाता है आपका लुब्रिकेटिंग ऑयल्स एंड पेंट्स में। तो ये थे मेरे कुछ 3 एग्जांपल्स एप्लीकेशंस ऑफ सरफेस टेंशन पे। आगे बढ़ने से पहले यहाँ तक का आप स्क्रीन प्रॉपर्टी बात करने जा रहे हैं। जब आप ऑयल को वाटर पे ना अगर ड्रॉप कराते हैं तो ऑयल का सरफेस टेंशन कम होने की वजह से वो वाटर पे इवनली स्प्रेड कर जाता है। तो यहाँ नेक्स्ट एप्लीकेशन है ऑयल स्प्रेड्स ओवर सरफेस ऑफ वाटर बिकॉज सरफेस टेंशन ऑफ ऑयल इज लेस देन सरफेस टेंशन ऑफ कोल्ड वाटर। जैसे अपने ऑयल्स और पेंट्स की बात की थी, लुब्रिकेटिंग ऑयल्स का सरफेस टेंशन कम होने की वजह से वो स्प्रेड करता है। इसी तरीके से आपका जो ऑयल्स का सरफेस टेंशन कोल्ड वाटर से कम होता है जिसकी वजह से वो वाटर पे स्प्रेड कर जाता है। और इस प्रॉपर्टी को क्या यूज करते हैं, अगर कोई ना लेट से समुद्र में ना अगर कोई तूफान आने वाला है तो उसको शांत कराने के लिए आप इस ऑयल को है ना एक लेट से सी पे ना समुद्र पे गिरा सकते हैं, जिसके वजह से उस पे क्या होगा, ये जो ऑयल होगा स्प्रेड करेगा और उस पे नीचे वेट फोर्स लगा के उसको शांत करने की कोशिश करेगा। तो यहाँ बोला है रफ सी ना, मतलब अगर सी में समुद्र में कोई तूफान बवंडर आने वाला है तब कैन बी काम्ड बाय पोरिंग ऑयल ऑन इट्स सरफेस। तो उसे काम करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, उस सरफेस पे ऑयल गिरा सकते हैं, क्योंकि ऑयल स्प्रेड करेगा। क्योंकि इसका सरफेस टेंशन वाटर से कम होता है। तो ये था मेरा एप्लीकेशंस ऑफ सरफेस टेंशन पे डिस्कशन। आगे बढ़ने से पहले यहाँ तक का स्क्रीन सरफेस टेंशन कैसे टेम्परेचर और इम्प्योरिटीज के कारण चेंज होता है। तो मेरा नेक्स्ट टॉपिक है इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर एंड इम्प्योरिटीज ऑन सरफेस टेंशन। सरफेस टेंशन को ये कैसे चेंज करता है। तो सबसे पहले आते हैं टेम्परेचर सरफेस टेंशन को कैसे चेंज करता है। तो उसके लिए फर्गुसन है ना करके कोई साइंटिस्ट था, उसने ये एक रिलेशन दिया है ना सरफेस टेंशन और टेम्परेचर के बीच में। इसका यूज कहीं नहीं है ना आपको ये फॉर्मूला याद रखना है, बस आपको ये दिखाना था कि टेम्परेचर बढ़ेगा तो सरफेस टेंशन जो होगा वो मेरा घटेगा। तो यहाँ बोला है सरफेस टेंशन ऑफ लिक्विड डिक्रीजेस विद राइज इन टेम्परेचर। टेम्परेचर है ना सरफेस टेंशन जो है वो घटेगा अगर टेम्परेचर बढ़ेगा। सिंपल सा लॉजिक है, आपको ये ध्यान रखना है कि टेम्परेचर बढ़ा इसका मतलब सरफेस टेंशन घटा, खत्म ना, इसी पे पूरा कहानी है। एंड वाइस वर्सा है ना, टेम्परेचर घटा तो सरफेस टेंशन बढ़ा। तो अकॉर्डिंग टू फर्गुसन ने रिलेशन दिया T इक्वल टू T नॉट 1 माइनस थीटा बाई थीटा सी पावर n। यहाँ पे T तो हो गया सरफेस टेंशन का किसी टेम्परेचर, थीटा पे थीटा वो एब्सोल्यूट टेम्परेचर हो गया, एब्सोल्यूट मतलब है ना केल्विन में, थीटा सी उसका क्रिटिकल टेम्परेचर हो गया। क्रिटिकल टेम्परेचर मतलब वो टेम्परेचर जिस पे सरफेस है ना जो है बिटवीन वेपर एंड लिक्विड डिसअपियर हो जाता है। आप डिफरेंशिएट नहीं कर सकते वो लिक्विड फेज में या वेपर फेज में। T नॉट है सरफेस टेंशन एट है ना लेट्स से 0 डिग्री सेल्सियस, और n जो है वो एक कांस्टेंट है जिसकी वैल्यू लिक्विड टू लिक्विड वैरी करती है। क्वेश्चन में गिवन होगा, नहीं दिया तो आपकी वैल्यू इसको लगभग 1.21 लेना है। तो मेरा फॉर्मूले में T इक्वल टू T नॉट 1 माइनस थीटा बाई थीटा सी पावर n में यहाँ पे जो T नॉट है इट इज सरफेस टेंशन एट 0 डिग्री सेल्सियस, थीटा है एब्सोल्यूट टेम्परेचर ऑफ द लिक्विड मतलब केल्विन में, थीटा सी है मेरा क्रिटिकल टेम्परेचर, और n जो है इट इज अ कांस्टेंट एंड वेरीज स्लाइटली फ्रॉम लिक्विड टू लिक्विड वेरी करती है, और कुछ नहीं गिवन तो मीन वैल्यू 1.21 लिया जाएगा। इसका कहीं यूज नहीं है, कभी नहीं पूछा गया। बस आपको ये चीज याद रखनी है कि टेम्परेचर बढ़ाने के कारण सरफेस टेंशन घटता है एंड वाइस वर्सा। मेन टेम्परेचर पे कैसे सरफेस टेंशन है ना करता है वो हमने बात किया। अब इसके बेसिस पे हम क्या बोल रहे हैं, दिस फॉर्मूला शोज दैट सरफेस टेंशन बिकम 0 एट क्रिटिकल टेम्परेचर। मतलब थीटा की वैल्यू अगर थीटा सी हो जाए तो थीटा सी बाई थीटा सी 1, तो 1 माइनस 1 0, मतलब सरफेस टेंशन 0 हो गया। तो अभी मैंने बोला था क्रिटिकल टेम्परेचर वो टेम्परेचर है जिसपे सरफेस टेंशन 0 हो गया, मतलब अब जो वेपर और आपका लिक्विड में जो ना जो आपका बाउंड्री है वो डिसअपियर हो गया। तो यहाँ बोला गया है एट क्रिटिकल टेम्परेचर वेयर इंटरफेस बाउंड्री बिटवीन द लिक्विड एंड वेपर डिसअपियर्स उस क्रिटिकल टेम्परेचर पे, सो हॉट सूप टेस्ट बेटर
ना अगर आप सूप ना ठंडा सूप पियोगे तो टोमेटो सूप अच्छा नहीं लगेगा, हॉट सूप पियोगे तो वो अच्छा लगेगा, क्योंकि उसका आप वेपर या फिर ना आप क्या कहोगे है ना, जो लिक्विड का जो बाउंड्री है उसमें आप डिफरेंशिएट नहीं कर पाओगे। सिमिलरली व्हाइल मशीनरी पार्ट्स गेट जैम्ड इन विंटर, क्योंकि टेम्परेचर घट गया मतलब सरफेस टेंशन बढ़ गया, सरफेस टेंशन बढ़ गया जिसकी वजह से आप क्या कह सकते हो है ना, यहाँ पे जाके है ना वो सरफेस टेंशन बढ़ गया तो वो जैम हो गया, वो अब मूवमेंट जो है आपका मशीनरी पार्ट का डिफिकल्ट हो जाएगा। उसी तरह से मैं हॉट सूप की बात कर रहा था, तो टेम्परेचर बढ़ेगा मतलब सरफेस टेंशन घटेगा, तो वो जो क्लॉटिंग है ना वो नहीं होगी। मतलब क्लॉटिंग मतलब जो सॉलिड पार्टिकल्स है ना, आप देखेंगे सूप पीते वक्त वो जो सॉलिड पार्टिकल आएंगे तो अच्छा नहीं लगेगा, पर जब वो ठंडा हो जाएगा तो वो ना सरफेस टेंशन बढ़ने के कारण, टेम्परेचर घटेगा तो सरफेस टेंशन बढ़ेगा, सरफेस टेंशन बढ़ने के कारण आप वो ना उस क्लॉटिंग फील कर पाएंगे तो वो अच्छा नहीं लगेगा। नेक्स्ट है मेरा कि सरफेस टेंशन इंप्योरिटीज पे कैसे डिपेंड करता है। तो यहाँ बोला है सरफेस टेंशन ऑफ लिक्विड चेंजेस अप्रिशिएबली विद एडिशन ऑफ सब्सटेंसेस, है ना। इंप्योरिटीज मेरी दो टाइप की इंप्योरिटी हो सकती है, तो हाईली सॉल्यूबल, एक स्पेरिंगली सॉल्यूबल। तो अगर मैं बोल रहा हूँ सरफेस टेंशन ऑफ वाटर इंक्रीजेस, सरफेस टेंशन इंक्रीज करता है विद एडिशन ऑफ हाईली सॉल्यूबल सब्सटेंसेस, अगर वो वाटर में ज्यादा सॉल्यूबल लाइक सब्सटेंसेस अगर डाला जाए तो उस लिक्विड का, वाटर का सरफेस टेंशन बढ़ जाएगा। ये आपको याद ही रखना है, जैसे सोडियम क्लोराइड कॉमन सॉल्ट एंड जिंक सल्फेट ZnSO4। और उसी तरह से अगर स्पेरिंगली सॉल्युबल सब्सटेंस डालोगे तो उल्टा होगा, घटेगा। यहाँ बोला सरफेस टेंशन ऑफ वाटर डिक्रीजेस विद एडिशन ऑफ स्पेरिंगली सॉल्युबल सब्सटेंसेस। स्पेरिंगली सॉल्युबल सब्सटेंसेस लाइक फिनॉल, सोप को आप डालते हो तो वो सॉल्युबलाइज नहीं कर पाता, तो है ना फुल सॉल्युबलाइज नहीं कर पाता। स्पेरिंगली सॉल्युबल, स्पेरिंगली मतलब ना फुल कंप्लीटली नहीं, पार्शियली। तो ये था मेरा कैसे टेम्परेचर और इंप्योरिटीज पे सरफेस टेंशन चेंज करता है, उसके बारे में डिस्कशन। आगे सरफेस एनर्जी। सरफेस एनर्जी का मतलब क्या है, इसको समझाने के लिए सपोज ये है आपका ना वाटर, सपोज कीजिए है ना। अब यहाँ पे हम बोल सकते हैं यहाँ पे एक वाटर का मॉलिक्यूल है ना, ये वाटर का मॉलिक्यूल। तो ये वाटर के मॉलिक्यूल पे सभी डायरेक्शन से क्या लग रहा होगा, फोर्स लग रहा होगा, और ये नेट फोर्स कितना होगा इस पे, 0 ना। वाटर मॉलिक्यूल जो इस पे कोहेसिव फोर्स लगा रहे हैं वो सब एक दूसरे को बैलेंस आउट किए हुए हैं, तो इस पे नेट फोर्स अभी 0 है फिलहाल पे। अब मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ इस वाटर मॉलिक्यूल को ना बॉटम से उठा के मुझे यहाँ तक लाने के लिए मुझे इस पे ऊपर की तरफ क्या लगाना होगा, एक्सटर्नल फोर्स लगाना होगा, है ना। तो ये एक्सटर्नल फोर्स लगा के जब मैं इस वाटर मॉलिक्यूल को बॉटम से उठा के इसके जब सरफेस पे लाऊंगा, तो जो भी इस एक्सटर्नल फोर्स ने वर्क किया होगा वो वर्क डन इस, है ना, जो वाटर ड्रॉप का मॉलिक्यूल का पोटेंशियल एनर्जी बन के स्टोर हो जाएगा। जितना हम वर्क करेंगे वो इसके पोटेंशियल एनर्जी बन के स्टोर हो गया। तो सरफेस एनर्जी का डेफिनेशन क्या है ना, सरफेस एनर्जी का सिंपल डेफिनेशन है वर्क डन पर यूनिट चेंज इन एरिया ना। ये है मेरा सरफेस एनर्जी का डेफिनेशन, कितना वर्क किया और जो भी वर्क किया वो उसकी पोटेंशियल एनर्जी में स्टोर हो गया डिवाइडेड बाय चेंज इन एरिया। जब ये यहाँ से आएगा तो इसका कितना एरिया चेंज हुआ मॉलिक्यूल का, वो हमें उस मॉलिक्यूल का सरफेस एनर्जी करके देगा। तो यहाँ बोला है मॉलिक्यूल्स ऑन लिक्विड सरफेस एक्सपीरियंस नेट डाउनवर्ड फोर्स। तो अगर मैं बोलूँ ये कर्वेचर याद होगा, हमने डिस्कस किया था वाटर का कर्वेचर ना कनकेव है ना, क्यों होता है, क्योंकि वाटर के बीच नेट फोर्स कहाँ लगता है, कोहेसिव फोर्स नीचे ना, एडेसिव फोर्स से ज़्यादा है ना कोहेसिव फोर्स होता है, तो इसीलिए नेट फोर्स नीचे की तरफ लग रहा है इस मॉलिक्यूल पे ना। और वो नेट फोर्स कौन सा फोर्स है मेरा, कोहेसिव फोर्स। तो उस कोहेसिव फोर्स के अगेंस्ट मुझे उतना ही एक्सटर्नल फोर्स लगाना होगा ताकि इस मॉलिक्यूल को स्लोली सरफेस तक लाया जा सके, और जो भी वर्क किया जाएगा उस एक्सटर्नल फोर्स के द्वारा वो उस मॉलिक्यूल की पोटेंशियल एनर्जी में स्टोर करेगा। तो कितना वर्क किया डिवाइडेड बाय चेंज इन एरिया, उस मॉलिक्यूल की सरफेस एनर्जी करके बोला है। सो टू ब्रिंग अ मॉलिक्यूल फ्रॉम द इंटीरियर ऑफ अ लिक्विड टू द फ्री सरफेस, तो मॉलिक्यूल को इंटीरियर से फ्री सरफेस पे ले जाने के लिए
some work is required to be done against the intermolecular force of attraction. तो कुछ वर्क करना पड़ेगा जो एक्सटर्नल फोर्स करेगा अगेंस्ट द इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ना, और सेम मॉलिक्यूल्स के बीच कौन सा फोर्स लगता है हमारा, कोहेसिव फोर्स, which will be stored as potential energy of the molecule on the surface. और ये जो भी वर्क करूंगा वो वर्क इसकी पोटेंशियल एनर्जी में जाके स्टोर हो जाएगा उस मॉलिक्यूल की. तो यहां बोल रहे हैं तो पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सरफेस मॉलिक्यूल्स पर यूनिट सरफेस एरिया. तो जितना भी वर्क होगा वो उसके पोटेंशियल एनर्जी में स्टोर हो गया डिवाइडेड बाय पर यूनिट सरफेस एरिया इज कॉल्ड सरफेस एनर्जी. यह सबसे बेसिक डेफिनेशन सरफेस एनर्जी का जिसको हम ई से रिप्रेजेंट कर रहे हैं. तो सिंपल डेफिनेशन क्या बोल रहा हूँ, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सरफेस मॉलिक्यूल्स पर यूनिट सरफेस एरिया इज कॉल्ड सरफेस एनर्जी. नेक्स्ट हम बोलते हैं सरफेस एनर्जी डिपेंड्स ऑन नंबर ऑफ सरफेसेस ना, कितने सरफेस हैं जो इंक्रीज कर रहे हैं, चेंज कर रहे हैं, उस पर डिपेंड करेगा. अगर आपके जैसे हम बात करें लेट्स से एयर ना बबल या फिर वाटर ड्रॉप, तो उसमें एक ही लिक्विड एयर सरफेस होता है तो वहां पे डेल्टा ए एक ही होगा. पर अगर लेट्स से दो सरफेसेस आ जाए जैसे सोप बबल, तो वहां पे 2 डेल्टा ए हो जाएगा, जिसको हम नेक्स्ट टॉपिक में आगे लेके आएंगे. तो एग्जांपल लिक्विड ड्रॉप ना, लिक्विड का जो ड्रॉप है उसमें एक ही सरफेस है, इज हैविंग 1 लिक्विड एयर सरफेस, व्हाइल बबल सोप बबल इज हैविंग 2 लिक्विड एयर सरफेसेस. तो ये था मेरा ना सरफेस एनर्जी के बारे में. जो सरफेस कितना सरफेसेस है उस पर भी डिपेंड करेगा. अब इसका डायमेंशन बात किया जाए, फिर इसके यूनिट की बात की जाए. चलिए आते हैं. तो इसका डायमेंशन यहाँ पे हम बोल सकते हैं ऊपर वर्क का डायमेंशन दैट इज ml/t-2. नीचे एरिया का डायमेंशन, एरिया मतलब एल स्क्वायर, चेंज इन एरिया. तो ये एल स्क्वायर से ये एल स्क्वायर कैंसिल हुआ, ये निकल के आया mt-2. ये तो हो गया इसका डायमेंशन. अब आते हैं इस सरफेस एनर्जी के यूनिट की बात करने. तो यूनिट में मैं 2 यूनिट बात कर लेता हूँ. एक है मेरा SI यूनिट और एक है मेरा CGS यूनिट करके. तो SI यूनिट क्या हो जाएगा, वर्क का SI यूनिट होता है जूल डिवाइडेड बाय एरिया का मीटर स्क्वायर. उसी तरह से ना CGS यूनिट बोलूं तो न्यूमरेटर हो गया अर्ग डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर में आया मेरा सेंटीमीटर स्क्वायर. तो ये था मेरा ना डायमेंशन इस सरफेस एनर्जी का और उसके यूनिट के बारे में और बेसिक डेफिनेशन ऑफ सरफेस एनर्जी. सरफेस एनर्जी सरफेस टेंशन दोनों है ना अलग अलग टर्म है, पर आप देखेंगे कि डायमेंशन सरफेस टेंशन का भी कुछ ये था, फोर्स बाय लेंथ mlt-2/L सेम mt-2 था. और ये मैं दिखाऊंगा कि जो सरफेस एनर्जी है वो उसकी वैल्यू हमारी सरफेस टेंशन के बराबर होती है. अगला जो टॉपिक हम पढ़ेंगे उसमें ये बताएंगे कि जो सरफेस एनर्जी ना जो मॉलिक्यूल की है वो उस लिक्विड के सरफेस टेंशन के बराबर होती है. न्यूमेरिकली आप बराबर ले सकते हैं. जैसे क्वेश्चन में अगर बोला हो सरफेस टेंशन 60 है मतलब सरफेस एनर्जी भी 60 ही होगी. तो ये है मेरा सरफेस एनर्जी पे डिस्कशन. आगे बढ़ने से पहले रिलेशन बिटवीन सरफेस टेंशन एंड सरफेस एनर्जी. तो अब मैं क्या रिलेशन स्टैब्लिश करने वाला हूँ, दैट इज सरफेस टेंशन इज इक्वल टू सरफेस एनर्जी. न्यूमेरिकली आप ये चीज लिख सकते हैं है ना. तो ये कैसे स्टैब्लिश करूंगा देखते हैं. तो सबसे पहले हम बोल रहे हैं कंसिडर अ रेक्टेंगुलर फ्रेम PQRS ना. वायर का एक रेक्टेंगुलर फ्रेम है जिसमें ये PQ है ना, ये फ्रेम तो फिक्स्ड है ब्लू वाला, पर ये RS जो फ्रेम है वो मूव कर सकता है, स्लाइड कर सकता है ना. यहाँ ये फ्रेम और ये फ्रेम आपका फिक्स्ड है, ये फ्रेम आपका स्लाइड कर सकता है. RS जो वायर है whose arm RS can slide on arm PR and QS. तो ये जो RS जो आर्म है ये PR आर्म और QS आर्म के अलोंग मेरा स्लाइड कर सकता है इफ दिस फ्रेम इज डिप्ड इन अ सोप सॉल्यूशन. तो ऐसे इमेजिन कीजिए ये आपका ना PQRS वाला ये फ्रेम है. इस फ्रेम को आप जब सोप सॉल्यूशन में इमर्स करेंगे तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं यहाँ पे जो आपका वायर रखा हुआ है उस वायर के बारे में अगर हम बात करें तो जब आप इसको सोप सॉल्यूशन में इमर्स करने ले गए इसको फ्रेम को, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं एक फिल्म ऊपर बनेगी यहाँ पे और एक फिल्म जो सोप सॉल्यूशन की वो कहाँ बनेगी मेरी नीचे. और ये वायर पे ये जो वायर मूव कर सकता है इस वायर पे अंदर की तरफ ना सरफेस टेंशन के करस्पॉन्डिंग क्या लगेगा, फोर्स लगेगा. और 2 फोर्स लग रहा होगा, एक ऊपर से लग रहा होगा और एक नीचे से लग रहा होगा क्योंकि 2 है ना फिल्म बनी हुई है. तो हम यहाँ कह सकते हैं सपोज कीजिए ये जो फ्रेम है ना ये PQ तो फिक्स्ड है, तो इस वायर पे अंदर की तरफ 2 ना
सरफेस टेंशन के करस्पॉन्डिंग फोर्स लग रहा था, तो ये जो फोर्स है ये फोर्स की वैल्यू कितनी बोल सकता हूँ, इस वायर आर एस का लेंथ अगर एल हो जाए तो ये सरफेस टेंशन अगर लिक्विड का मेरा लेट से आपका टी है तो यहाँ पे फोर्स हो जाएगा टी इंटू एल करके ना, सरफेस टेंशन के करस्पॉन्डिंग जो फोर्स आएगा वो हो गया टी इंटू एल। और ये जो वायर है आर एस ये लेट से इस पोजीशन से इस पोजीशन मूव करता है आर डैश एस डैश पे और लेट से डिस्प्लेसमेंट हो जाता है एक्स। तो इस सरफेस टेंशन के कारण कितना वर्क होगा अगर मैं उसको निकालने जाऊं, वर्क डन ड्यू टू सरफेस टेंशन, और जितना भी वर्क डन होगा वो पूरा का पूरा वर्क डन इसके है ना सरफेस एनर्जी के फॉर्म में स्टोर हो जाएगा, पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में हम बोल सकते हैं स्टोर हो जाएगा उस है ना जो आर्म आर एस की। तो यहाँ पे अगर मैं बोलूँ सबसे पहला पॉइंट फोर्स है ना ड्यू टू सरफेस टेंशन ऑन द वायर, फोर्स ड्यू टू सरफेस टेंशन, सरफेस टेंशन के कारण कितना फोर्स लगेगा इस वायर आर्म है ना आर एस पे, सरफेस टेंशन ड्यू टू सरफेस टेंशन ऑन वायर आर एस, ये जो फोर्स है इस फोर्स की वैल्यू हम लिख सकते हैं इज इक्वल टू टी इंटू एल करते हुए ये फोर्स आया। नेक्स्ट चीज मैं क्या बोल सकता हूँ, वर्क डन बाय दिस फोर्स, ठीक है, वर्क डन बाय सरफेस टेंशन ना, वर्क डन बाय फोर्स ड्यू टू सरफेस टेंशन, बाय फोर्स ड्यू टू सरफेस टेंशन, उस सरफेस टेंशन के कारण जो फोर्स है उसके कारण कितना वर्क कर रहा होगा ना, ये हम बात करें। और यहाँ पे हम बोल सकते हैं ये जो फोर्स होगा ये इनवर्ड्स लगेगा है ना, क्योंकि ये इस फ्रेम को अट्रैक्ट कर रहा होगा अंदर की तरफ। तो यहाँ पे मिनिमम सरफेस एरिया रखना चाहता है, ये हम बात कर चुके हैं। तो ये वर्क डन की वैल्यू कितनी आएगी, वर्क डन ड्यू टू सरफेस टेंशन ना, फोर्स ड्यू टू सरफेस टेंशन, ये वर्क डन हो जाएगा फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट ना। अब मैं यहाँ बोल रहा हूँ जो टोटल फोर्स है एक तो ऊपर लग रहा है टी इंटू एल, और एक वैसे ही जो फोर्स है वो फ्रेम ना इस वायर आर एस पे नीचे भी लग रहा है, तो टोटल जो फोर्स हो जाएगा वो हो जाएगा 2 टाइम्स एफ ना, और डिस्प्लेसमेंट मेरा एक्स करते हुए तो 2 टाइम एफ 2 इंटू टी एल इंटू ये क्या बन के आया मेरा एक्स। और ये जो भी वर्क डन होगा वो पूरा का पूरा वर्क डन इस है ना वायर आर एस की पोटेंशियल एनर्जी में स्टोर हो जाएगा। तो यहां से हम बोल सकते हैं देयरफॉर पोटेंशियल एनर्जी ना स्टोर्ड इन द वायर आर एस, ये वायर आर एस में कितनी पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हो जाएगी मेरी, तो यहां से मैं बोल सकता हूं पोटेंशियल एनर्जी जो स्टोर होगी यू, उसकी वैल्यू होगी जो भी वर्क डन हुआ होगा इज इक्वल टू 2t एल इंटू एक्स। आगे बढ़ने से पहले यहाँ तक का आप स्क्रीनशॉट लें, अब इसी चीज को मैं आगे यूज करने जा रहा हूँ। तो यहाँ तक सबको समझ आता है, चलिए आगे बढ़। पोटेंशियल एनर्जी आ गई तो मेरा सरफेस एनर्जी कितना हो जाएगा, तो सरफेस एनर्जी का डेफिनेशन होता था इज इक्वल टू, हम लिख सकते हैं ई से रिप्रेजेंट करते हुए इज है ना वर्क डन पर यूनिट चेंज इन एरिया कह दो, या फिर पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट चेंज इन एरिया, क्योंकि जितना भी वर्क होगा वो पूरा पोटेंशियल एनर्जी में ना स्टोर हो जाएगा। तो पोटेंशियल एनर्जी तो कितना आपका इज इक्वल टू 2t एल इंटू एक्स, और कितना एरिया चेंज हुआ, तो चेंज इन एरिया की बात की जाए तो चेंज इन एरिया ये रहा है ना, इतना एरिया चेंज हुआ। तो यहाँ पे मैं बोल रहा हूँ जब ये फ्रेम मूव करके आएगा यहाँ से यहाँ, तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं एक तो ऊपर वाला जो लिक्विड का फिल्म होगा है ना उसमें एरिया चेंज हुआ होगा, और एक नीचे भी एक लिक्विड होगा उसमें भी एरिया चेंज हुआ होगा। तो अगर इसका एरिया की बात की जाए तो यहाँ पे टोटल एरिया कितना होगा, ऊपर वाले फिल्म का एरिया तो लेंथ इंटू ब्रेथ एल इंटू एक्स, और वैसे ही नीचे वाले है ना लिक्विड के फिल्म का उतना ही एरिया चेंज हुआ होगा एल इंटू एक्स। तो टोटल चेंज इन एरिया जो है वो मेरा निकल के आया 2 टाइम्स एल इंटू एक्स। यहाँ से आपका ई की वैल्यू कितनी हो गई 2lx से कैंसिल होके, तो ई की वैल्यू आ गई मेरी सरफेस टेंशन के बराबर। तो यहाँ से बोल सकते हैं न्यूमेरिकली ना, यहाँ से मैं इस पॉइंट को कंक्लूड कर सकता हूँ कि न्यूमेरिकली सरफेस एनर्जी इज इक्वल टू सरफेस टेंशन ऑफ द लिक्विड है ना। तो न्यूमेरिकली सरफेस एनर्जी
इज इक्वल टू सरफेस टेंशन ऑफ द लिक्विड। क्वेश्चन में है ना सरफेस एनर्जी दिया है, मतलब वो सरफेस टेंशन के बराबर हो गया। तो इज इक्वल टू आप यहां से बोल सकते हैं सरफेस टेंशन ऑफ द लिक्विड करते हुए। तो ये है मेरा ना सरफेस एनर्जी और सरफेस टेंशन पे एक रिलेशन, दैट इज सरफेस टेंशन ही सरफेस एनर्जी है, कुछ ना बोला गया हो तो आगे बढ़ने से पहले यहां तक का आप स्क्रीनशॉट जरूर लें। नंबर 7 पे अ मरकरी ड्रॉप ऑफ रेडियस 1 सेंटीमीटर, एक मरकरी ड्रॉप था जिसका रेडियस कितना था 1 सेंटीमीटर, ये कैपिटल आर है, इज स्प्रेड इनटू 10⁶ ड्रॉपलेट्स ऑफ इक्वल साइज। तो इसको स्प्रे किया गया है ना, इसको छोटे छोटे पार्टिकल्स में है ना, मतलब ड्रॉपलेट्स में स्प्रे किया गया जिनका सबका साइज बराबर है। मतलब यहां बोल सकते हो इसका जो रेडियस होगा, इसका स्मॉल ड्रॉप का रेडियस हमने लिख दिया लेट से स्मॉल आर करते हुए ना। अब आपसे पूछा गया है फाइंड सरफेस एनर्जी एक्सपांडेड इफ सरफेस टेंशन ऑफ मरकरी इज, है ना, आपका 35 × 10⁻³ न्यूटन पर मीटर। कितना सरफेस एनर्जी एक्सपांड हुआ होगा ये हमें बात करना है। तो यहाँ पे हमारा रिलेशन क्या है, सरफेस टेंशन मुझे गिवन है, तो सरफेस टेंशन ही सरफेस एनर्जी है, तो कितना एक्सपांड हुआ मतलब ये वर्क डन हमें बात करना है, इज इक्वल टू चेंज इन एरिया। तो टोटल वर्क डन इज इक्वल टू सरफेस टेंशन इनटू चेंज इन एरिया करके लिखा जा सकता है। सरफेस टेंशन पता है, चेंज इन एरिया बात की जाए तो अगर इसका एरिया बोलूं इनिशियल एरिया, तो इसका इनिशियल एरिया कितना है 4πR²। अब फाइनल एरिया पता करना है, तो फाइनल एरिया कितना हो जाएगा, फाइनल एरिया एक ड्रॉप का हो जाएगा इज इक्वल टू 4π × r²। और ऐसे टोटल कितने ड्रॉप्स है मेरे, n ड्रॉप्स है ना, और ये n की वैल्यू कितनी है 10⁶। ऐसे कितने ड्रॉप्स में से है ना आपने स्प्रे किया है 10⁶ में। अब मुझे क्या करना है, इस r की वैल्यू निकालनी है। तो r की वैल्यू हम कैसे निकालेंगे, उसके लिए हम यहाँ पे है ना वॉल्यूम कंजर्वेशन की बात करेंगे। जब ये लेट से 10 लीटर था तो इनका वॉल्यूम भी 10 लीटर होना चाहिए। तो यहाँ से आप बोल सकते हो वॉल्यूम कंजर्वेशन से इनिशियल वॉल्यूम इज इक्वल टू फाइनल वॉल्यूम, है ना। ये 10 लीटर तो इन सबका मिला के 10 लीटर होना चाहिए वॉल्यूम। चलिए इसे आप कैलकुलेट करते हैं। तो स्पेयर है, स्पेयर का वॉल्यूम कितना होता है इज इक्वल टू 4/3π × कैपिटल R³। कैपिटल आर की वैल्यू 1 है, स्मॉल आर की बात करनी है। तो एक बबल का वॉल्यूम कितना होता है 4/3π × स्मॉल r³। और ऐसे कितने बबल्स है मेरे n बबल्स है, 4/3π 4/3π कैंसिल हुआ, यहाँ से r³ इज इक्वल टू बन के आया n × r³। तो यहाँ से मेरा स्मॉल r की वैल्यू हो गई इज इक्वल टू r डिवाइडेड बाई n का पावर मैंने क्या लिख दिया 1/3 ना। तो ये मेरा r की वैल्यू आ गई। तो यहाँ से मैं क्या बोल सकता हूँ, r की वैल्यू मेरी कितनी आ जाएगी, ये है कैपिटल R 1 सेंटीमीटर डिवाइडेड बाई स्मॉल n है 10⁶। इसका क्यूब रूट लिया जाए तो यहाँ से r की वैल्यू मेरी हो गई 1/100 करते हुए सेंटीमीटर ना। ये 10⁻⁶ को आप क्या लिख सकते हो, है ना, 3 6 को काटेगा 10⁻²। अब ये 10⁻⁻²। अब इस r को 1 सेंटीमीटर को मैं लिख देता हूँ, सब कुछ SI में ले जाना है क्योंकि सरफेस टेंशन SI में है। तो 10⁻² मीटर, ये 10⁻⁴ मीटर हो गया मेरा ना। तो ये रेडियस आ गया 10⁻⁴ मीटर, है ना। ये हो गया मेरे पास फाइनल रेडियस, ये इनिशियल रेडियस था। तो चेंज इन एरिया की बात की जाए तो चेंज इन एरिया कितना हो जाएगा इज इक्वल टू फाइनल एरिया माइनस आप क्या बोल सकते हो इनिशियल एरिया। तो एक बबल का एरिया है 4πr²। ऐसे कितने बबल्स हैं मेरे पास n बबल्स हैं, माइनस यहाँ पे क्या बोल सकता हूँ, है ना, इनिशियल एरिया कितना था 4π × कैपिटल R²। तो यहाँ पे n की वैल्यू रख दीजिए, n है 10⁻⁶, फिर है ना 4π आपने बाहर निकाल लिया तो इनटू स्मॉल r² माइनस कैपिटल R² इनटू, है ना, आपका बना हुआ है 4π करते हुए। अब इसकी वैल्यू हम निकालते हैं। चलिए तो 10⁻⁶ और r² किया जा रहा है, तो ये रहा r² करूंगा तो 10⁻⁴ का स्क्वायर मेरा बन के आ गया 10⁻⁸, फिर माइनस ऑफ कैपिटल R² 10⁻² का स्क्वायर, ये हो गया 10⁻⁴ हो गया इनटू मैं यहाँ लिख सकता हूँ 4π करके। तो ये मेरा बन क्या है इज इक्वल टू दिस इज 10⁻² माइनस 10⁻⁴।
ना, तो ये आप लिख सकते हैं 4 पाई इंटू, यहाँ पे आप कॉमन क्या निकाल सकते हैं, 10⁻⁴ कॉमन निकाले तो यहाँ पे 10⁻⁴ कॉमन निकाला तो यहाँ बचा मेरा 100 और यहाँ बचा मेरा 1, तो 100 - 1 बन गया 99, तो ये आ गया आपका इज इक्वल टू 4 पाई ना इंटू 10⁻⁴ पाई इंटू 99 इंटू 10⁻⁴। अब इस वैल्यू को उठा के कहाँ रख दीजिए, यहाँ पे लेके आइए, तो सरफेस टेंशन जो है वो है 35 इंटू 10⁻³ और जो चेंज इन एरिया है वो मेरे पास है आपका 4 पाई इंटू 99 इंटू 10⁻⁴। अब इसको मैं कैलकुलेट करता हूँ, अप्रोक्सीमेट आंसर निकाला जाए, चलिए, तो 10⁻⁷ और ये 10⁻⁷ 10⁻² से ये हो जाएगा आपका, है ना, 10⁻⁵ इंटू, अब 4 इंटू 35 ये हो गया 140 इंटू 22/7 दैट इज 20 into 22 is 440 into 10⁻⁴ which is equal to 44 into 10⁻⁴ जूल करके इतना सरफेस एनर्जी चेंज होगा। तो आपने क्या किया, आपने पहले स्मॉल आर निकाला तो टोटल चेंज इन एरिया निकाल लिया, चेंज इन एरिया आ गया, सरफेस टेंशन गिवन था, आपने ना वहां से निकाल लिया सरफेस एनर्जी की वैल्यू, तो है ना कितना वर्क हुआ वो आपने निकाला, कितना एनर्जी एक्सपांड हुआ, कितना चेंज हुआ वो आपने निकाल दिया। तो ये है मेरा क्वेश्चन नंबर 7 का सॉल्यूशन। आगे बढ़ने से पहले यहाँ क्वेश्चन नंबर आते हैं 8 पे। अ फिल्म ऑफ वाटर इज फॉर्म बिटवीन 2 स्ट्रेट पैरेलल वायर्स ईच 10 सेंटीमीटर लॉन्ग, है ना। तो यहाँ से हम बोल सकते हैं लेट्स से ये 2 पैरेलल वायर्स हैं, इनके बीच एक फिल्म बनी हुई है और ये जो वायर्स हैं ये आपके कितने लेंथ हैं, 10 सेंटीमीटर लॉन्ग एंड एट अ सेपरेशन ऑफ 0.5 सेंटीमीटर। इन दोनों का जो लेंथ है ये है आपका 10 सेंटीमीटर और ये कितने डिस्टेंस पे रखे गए हैं, 0.5 सेंटीमीटर डिस्टेंस पे रखे गए हैं। फाइंड वर्क रिक्वायर्ड टू इंक्रीज 1 मिलीमीटर डिस्टेंस बिटवीन देम, मतलब यहाँ पे हम बोल सकते हैं इनके बीच के डिस्टेंस को 1 मिलीमीटर आपको बढ़ाना है तो कितना वर्क करना पड़ेगा। लेट्स से, है ना, पहले ये 0.5 सेंटीमीटर था, अब 0.5 सेंटीमीटर से बढ़ा के मुझे कितना कर देना है ना, आपका 1 मिलीमीटर बढ़ाना है, तो 1 मिलीमीटर को आप लिख सकते हो इज इक्वल टू 0.1 सेंटीमीटर ना। तो ये लिक्विड फिल्म है, तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं कितना वर्क करना होगा ये हमें निकालना है। तो फिर से सरफेस एनर्जी का डेफिनेशन होता है इज इक्वल टू वर्क डन पर यूनिट चेंज इन एरिया, और ये सरफेस एनर्जी किसके बराबर होती है आपकी, सरफेस टेंशन के बराबर। तो वर्क डन निकालना है मतलब सरफेस टेंशन इनटू चेंज इन एरिया। अब ये चेंज इन एरिया में मैं क्या बोल रहा हूं, अगर ये लेंथ सपोज L है और ये आपका X है, तो यहाँ पे ये जो फिल्म ना, क्योंकि फिल्म यहाँ पे बोला गया है कि फिल्म ऑफ वाटर मतलब जब ये फ्रेम यहाँ से यहाँ मूव करेगा तो यहाँ 2 लेयर बनेगी लिक्विड की, एक ऊपर एक नीचे, तो टोटल जो चेंज इन एरिया आएगा वो चेंज इन एरिया L इंटू एक्स, एक ऊपर फिल्म के करस्पॉन्डिंग आएगा, एक नीचे फिल्म के करस्पॉन्डिंग आएगा। तो यहाँ पे जो टोटल चेंज इन एरिया हो जाएगा वो हो जाएगा 2Lx और इंटू सरफेस टेंशन। अब वैल्यू पुट कीजिए, तो सरफेस टेंशन की वैल्यू है 72 इंटू 10⁻³ इंटू 2, लेंथ आपको गिवन है 10 सेंटीमीटर ना, तो सेंटीमीटर को मीटर में ले गया 0.1 मीटर हो गया, और 1 मिलीमीटर को भी मीटर में ले गया दैट इज 0. है ना, अब 10⁻³ सीधा बोल दें ना, 10⁻³ मीटर, तो सब कुछ मीटर में आया, तो ये बन गया 10⁻³। यहाँ पे मैं कैलकुलेट करने जा रहा हूँ, तो 72 इंटू 2 इज 144 इंटू 10⁻⁻1 10⁻³ 10⁻³ ये बन के आ गया 10⁻⁷ जूल करते हुए ना। तो आप इसे लिख सकते हो 14.4 इंटू 10⁻⁶ जूल विच इज इक्वल टू 14.4 माइक्रोजूल। तो ये है क्वेश्चन नंबर 8 का सॉल्यूशन। आगे बढ़ने से पहले यहाँ तक का सब्सक्राइब कीजिए आयोटा इंस्टीट्यूट चैनल को और प्रेस कीजिए बेल आइकन को ताकि आपको मिल सके हमारा लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले, और ये बिल्कुल फ्री है।